हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज से इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, जो टर्म है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो कई बार नॉर्मली स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाता है कि अच्छी अच्छी थ्योरी वाली डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ाई जाती है। ट्रायंगल लॉ, पैरेलग्राम लॉ, उसकी प्रॉपर्टी, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट सब कुछ बताए जाते हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया जाता है। जब तक तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि अच्छा हो रहा है, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है। और वहां पर भी वो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ और पैरेलग्राम लॉ पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका रहता है कि वो रिजोल्यूशन वाला वेक्टर को भी ट्रायंगल के चश्मे से देखता है ना। इसीलिए हमने क्या किया है कि भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले फिजिक्स में। इस वजह से इसको मैंने पहले लिया है और इसको स्टोरी में इस तरीके से कनेक्ट किया है कि आप पाएंगे कि जब ट्रायंगल लॉ में पढ़ाऊंगा तब आप बोलेंगे सर ये ट्रायंगल लॉ था, ये ट्रायंगल लॉ था, ये तो हमें बहुत ही आसान लग रहा है ना। तो वैसे ही आपको बताऊंगा। चलो, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगेन ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, सिर्फ नाम डराने वाला है आपको। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी 2 मिनट में आपने पढ़ रखा है, आप ही यहां पे करके बता देंगे कि कैसे रिजोल्यूशन करते हैं। आप खुद करके दिखाएंगे, देखिएगा आपको बताता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल याद है जहां पर एक गार्ड भैया हमारे बैठे थे, है ना, हॉलीवुड की मूवी देखते थे, और ये गार्ड से क्या बन गए थे, मेजर बन गए थे। मेजर ही बने थे ना, हाँ मेजर बन गए थे। पढ़ पढ़ के इन वेक्टर पढ़ा था इन्होंने कि संदीप सर का रास्ता अगर घर का पूछना है, सपोज करो ये मेरा घर का रास्ता है ना, यहाँ पे मेरा घर है ना, और यहाँ तक जाना था, तो गार्ड भैया कैसे भेजते थे कि जाओ इस साइड में जाना है, आपको इस साइड में जाना है, कितना जाना है 30 मीटर जाना है, 30 मीटर आई केप जाना है, ठीक है। और फिर आपको कितना जाना है, आपको जाना है यहाँ पे 40 मीटर जे केप जाना है। 40 मीटर वाई एक्सिस मतलब कि पॉजिटिव जे केप जाना है, ठीक है। आप पहुंच जाएंगे। फिर गार्ड भैया ने हमें यह भी बताया था कि देखो ये जो है ये आपका डायरेक्ट रास्ता भी है ना, जिसको इन्होंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे पाइथागोरस की हेल्प से कि भाई ये 50 मीटर था, है ना। सॉल्व किया था ना हमने, सॉल्व किया था। और इस तरीके से बोला था कि भाई ये जो आर पोजीशन वेक्टर है संदीप सर के घर का, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 30 आई केप प्लस 40 जे केप, है ना। ये तो हमारी स्टार्टिंग में वेक्टर के स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी, सारा का सारा वही बता रहा हूं अभी मैं, कि उन्होंने बोला था ईस्ट की तरफ जाओ, फिर नॉर्थ की तरफ जाओ, तरफ हटा के ई केप और एन केप लगा दिया था, उन केप को हटा के फिर हमने आई केप जे केप में इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये रिजल्टेंट हो गया था, है ना। तो यहाँ पर इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें सर के घर तक जाने का, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, जो कि आया था कितना 50 आया था। और आपने ये थीटा भी निकाला था, थीटा बोले या अल्फा बोले एक ही बात है, अभी मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। अल्फा इसलिए बोल रहा हूँ, आगे चल के इस अल्फा का काम पड़ेगा इस वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर था अपना कितना 40, मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं ना, 40 अपॉन बेस कितना था 30, तो 4/3, और 4/3 10 में वैल्यू होती है अल्फा, 10 इनवर्स उस साइड कर दूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 53 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट 53 ही लेते हैं हम लोग, तो 53 डिग्री क्या हो गया था, एंगल हो गया था। ये सारी कहानी हम ऑलरेडी पता है। तो यहां पर ये था मैग्नीट्यूड बताया 50 मीटर, और डायरेक्शन कैसे बताया, एंगल से भी बता सकते हो डायरेक्शन, या चाहे तो हम लोगों ने वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो फॉर्मेट बताया था उससे भी आप बता सकते हो, है ना। कैसे बताया था, सपोज करो ये हमारा क्या था, ईस्ट डायरेक्शन था, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन था, तो हमने डायरेक्शन क्या बताया था, या तो इससे बता दो ये भी डायरेक्शन को ही सिंबल कर रहा है, या फिर हम ऐसा बता दें कि भैया 50 मीटर सॉरी डायरेक्शन बताना, तो मैग्नीट्यूड नहीं लेना, 53 डिग्री किसके इसके बीच में, ये है हमारा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। एंगल किससे बना रहा है, एंगल अल्फा ईस्ट से बना रहा है, जिससे एंगल बनाता है वो पीछे की साइड में रखते हैं, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कि ईस्ट से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये भी डायरेक्शन बता रहा है, ये भी डायरेक्शन बता रहा है। और आपने एक तरीका और सीखा है डायरेक्शन दिखाने का, क्या, यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। इससे हम यूनिट वेक्टर ये वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब और करके हम लिखें तो भाई हमने आर केप भी सीखा है, जिससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये रही पूरे वेक्टर की अभी तक की समरी, ये रही पूरी अभी तक की वेक्टर की समरी, ठीक है। ये गार्ड बैठा था, इसने बताया कि भाई इस तरीके से चलना है, इस तरीके से सारे रिजल्ट ड्रॉ करें हम लोगों ने। अब क्या हुआ, गार्ड हो गया थोड़ा स्मार्ट।
अब गार्ड ने बोला कि चलो थोड़े मजे लिया जाए, क्योंकि जितने भी विजिटर है संदीप सर के घर जाने वाले, या तो वो किसी न किसी क्लास की बात करने आ रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्यों ना एक स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले ही ले लूं। गार्ड के दिमाग में क्या आया, एक स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले से ही ले लूं। गार्ड ने बोला एक बात बताओ मुझे, है ना, यहाँ पे गार्ड भैया बैठे हैं भैया, चलो ये गार्ड है। अब जो भी विजिटर आता है, जो भी विजिटर आया, जो भी स्टूडेंट आए, उनके पेरेंट्स आए, तो विजिटर के सामने गार्ड बोल रहा है कि आपको मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तभी ये गेट खुलेगा, तभी आप वहां पर जा पाओगे। तो विजिटर बोले ठीक है भाई, गार्ड क्या ही क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछिए गार्ड साहब क्या क्वेश्चन है। गार्ड ने बोला एक बात बताओ, अगर मैं आपको संदीप सर के घर का जाने का एक पोजीशन वेक्टर दे दूं, है ना, एक पोजीशन वेक्टर दे दूं जिसकी लंबाई 50 मीटर दे दूं, क्या बोला गार्ड भैया ने कि यहां से लगा के मैं संदीप सर के घर का एक पोजीशन वेक्टर दे दूं जिसकी लंबाई मैंने क्या दे दी है, 50 मीटर दे दी है, और आपको विजिटर से बात कर रहा है। ये गार्ड किससे बात कर रहा है, विजिटर से बात कर रहा है। विजिटर कौन है भाई, आप लोग स्टूडेंट ही हो। तो आपको बोला कि भैया आपको मैं एक एंगल भी दे देता हूं कि 53 डिग्री पे ये पोजीशन वेक्टर हमारे एक्स एक्सिस से इस तरीके से बना रहा है एंगल 53। अब आपको बताना है, गार्ड का क्वेश्चन है ना, गिवन दे दिया, गार्ड भी बड़ा समझदार है, गिवन डेटा दे दिया। अब गार्ड का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। गार्ड ने बोला विजिटर से या स्टूडेंट के पेरेंट्स से कि अब आपको ये बताना है कि यहां पहुंचने के लिए आपको कितना एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा और कितना वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा, है ना। क्या बोला इसने, कितना एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा और कितना वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा, इनके आपको मैग्नीट्यूड या फिर आप डायरेक्शन के साथ में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो गार्ड ने क्या पूछा विजिटर से कि भाई मैंने आपको एक लेंथ दे दी और एक एंगल दे दिया है, और बाकी एक्स एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा, मतलब ये दूसरा रास्ता पूछ रहा है ना। देखो गार्ड ने शुरुआत में यही रास्ते से हमें पहुंचाया था, फिर इसको बाद में क्लिक किया कि ये रास्ता भी है ना, बाद में क्लिक किया। अब गार्ड क्या कर रहा है, मजे ले रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ ये वाला एक रास्ता मैं बता देता हूं, बाकी इधर से कैसे जाते हैं वो विजिटर से पूछा कि आप बताओ, और आपको इसी रास्ते से जाना है, इधर से मैं जाने नहीं दूंगा। अगर आपने फाइंड कर लिया कि कितना इधर चलना है, पहुंच जाओगे घर। मैंने क्वेश्चन दे दिया है और आप पहले आंसर बता दो, फिर ही मैं गेट खोलूंगा, अदरवाइज तो आप कहीं आगे निकल गए, इधर निकल गए, नीचे की साइड निकल गए, आंसर गलत दे दिया तो कहीं भटक जाओगे। बात तो सही है। अब जो विजिटर थे भाई, उनने भी थोड़ा बहुत तो बेसिक पढ़ ही रखा था, 9th-10th क्लास तो पढ़ी रखी थी। उन्होंने वेक्टर की दिशा से तो सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई वेक्टर तो वो एडमिशन लेने ही आए हैं सर के घर पे, तो अभी तो वो 11th-12th का बारे में कुछ जानते नहीं, वेक्टर के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। बट इन स्टूडेंट ने दिमाग लगाया भाई ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, गार्ड जो पूछ रहा है तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, और हमने 9th-10th में थोड़ा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल और एक जो भुजा है या बोलते साइड है, अगर एक साइड की इंफॉर्मेशन आपको पता है, एक की लेंथ गिवन हो और एंगल पता हो, तो बाकी बचे हुए दो कंपोनेंट या जो दो लेंथ जो है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। ये क्या रहा जिससे एंगल बना रहा है, ये बेस हुआ, और ये क्या रहा, परपेंडिकुलर। ठीक है, विजिटर ने दिमाग लगाया भैया, विजिटर ने क्या लगाया, दिमाग लगाया कि एक लेंथ गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तब इन्होंने कैलकुलेट करना स्टार्ट करा, तो देखो इन्होंने पाया कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही अननोन है, और हाइपोटेनियस गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो आपने क्या क्या पढ़ा है, साइन, आपने ये पढ़ रखा है ना, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन पढ़ रखा है, और इसके शॉर्टकट भी पढ़ रखे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आपने रेशो भी पढ़ रखे हैं। तो आप देखो कि भाई कौन से में हाइपोटेनियस यूज हो रहा है। अगर देखो ये अगर रेशो लेंगे हम लोग p/b का, तो भाई ये तो दोनों ही अननोन है, तो इस रेशो से हमारा काम नहीं बनेगा। किस रेशो से काम बनेगा, b/h p/h, इन दोनों में एक अननोन है, एक गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो मैं यहां पे सार ये है कि यहां पर इन्होंने दिमाग लगाया, है ना, अभी वेक्टर का कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे, ये अपना जो बेसिक आपने 10th तक पढ़ा है ना, और गलती से इन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स वाला मेरा टॉपिक भी देख लिया था। ठीक है, चलो
तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, चलो अब बताते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ये बेस कैलकुलेट करना है तो मैं अगर देखूं कॉस थीटा मतलब कॉस कितना हो गया, कॉस 53 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा एच इंटू कॉस 53 और ये हो गया बेस, हाइपोटेनियस कितना है 50 है, ठीक है 3/5 है ना, cos 53 3/5 होता है। ऑलरेडी मैं बेसिक्स मैथमेटिक्स में सारा चीज पढ़ा चुका हूं कैसे निकालते हैं ना। तो 5 से 5 एक गया तो कितना आया, बेस आया 30 मीटर, क्या आया 30 मीटर आया, ठीक है 30 मीटर आया। तो अब इन्होंने बोला कि चलो एक लेंथ तो आ गई एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली, दूसरा है परपेंडिकुलर निकाल देते, परपेंडिकुलर निकाल दें तो परपेंडिकुलर है साइन, है ना, साइन यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 53 हो गया, ये क्या हो गया साइन 53 हो गया। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, h साइन 53 और h क्या रहा आपका 50 रहा, और साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो 5 और ये हो गया 40 मीटर हो गया आपका, ठीक है 40 मीटर हो गया। अब स्टूडेंट विजिटर ने रिप्लाई किया गार्ड को कि भैया हमें पता चल गया कि भाई नीचे एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कितना जाना है 30 मीटर जाना है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें क्या जाना है 40 मीटर जाना है। बट गार्ड बोला कि भैया आपके सॉल्यूशन में गड़बड़ है, आपके सॉल्यूशन में आपने 30 और 40 भी तो सही निकाला, बट आप इंडिकेशन तो दो भाई जा किस साइड रहे हो। तो गार्ड ने थोड़ा सा इनका नॉलेज बढ़ाया कि भाई ठीक है इतना आपने मेहनत किया, बट आपको मैं स्टेप्स के नंबर दे देता हूं और साथ में ये बोल देता हूं कि आपने जो हाइपोटेनियस कॉस 53 लिखा है इसके साथ में एक डायरेक्शन का सिंबल लगा लीजिए, अगर एक्स की तरफ जा रहे हैं तो आई कैप लगा लीजिए, और अगर आप ऊपर की साइड में जा रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो जे कैप लगा लीजिए। बट अब आपका आंसर सही हो गया है, तो देखो किस तरीके से एक विजिटर क्या हुआ कि जो यहां पर हम लोग यहां पर पहले ये जो 30 इधर जा रहे थे 40 इधर जा रहे थे फिर रिजल्टेंट निकाल रहे थे, अब यहां पर उल्टा कर रहे हैं हम लोग। उल्टा क्या कर रहे हैं कि पहले से आपको एक पोजीशन वेक्टर पता है, उस तक जाने के वाले जितने रास्ते हैं दूसरे उनके टुकड़ों को निकाला जा रहा है। हम यहां पर डायरेक्ट रास्ते से पहुंच जा रहे हैं बट यहां पर टुकड़ों में जा रहे हैं। तो जो टुकड़े होते हैं ना ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से लगा के या एक कहीं पे कोई भी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो बीच बीच में जो छोटे छोटे कस्बे या गांव आते जाएंगे वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे, वो कंपोनेंट है। कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर चले फिर चाय पानी के लिए रुक गए, फिर 30 किलोमीटर चले फिर हम चाय पानी के लिए रुक गए। तो ये जो छोटे छोटे स्टॉपेज ले रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट है आपके। जैसे कोई ट्रेन एक जगह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, मेजर आप बैठे और आपको रात में बैठे सुबह जाना है, बट धीरे जगह जगह पे स्टेशन जहां रुक रहे हैं, तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। और ये आपका जो डायरेक्ट है ये आपका रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा, अभी आपको सब समझ में आएगा। तो चलो इस तरीके से यहां पे एक बात और समझ में आई कि अगर हमें आज से अगर कोई एक एंगल दे दे और एक ये पोजीशन वेक्टर दे दे हमें, तो बाकी के जो कंपोनेंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या बनाया कि आज से हमें अगर किसी ए पॉइंट पे पहुंचना हो, ठीक है, और इसके लिए इस तरीके का मान लीजिए दो जगह दो टुकड़ों में पहुंच रहे हैं और ये हमारा फाइनल, ये हमारा फाइनल, तो इसको बोलेंगे आज से हम, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले कंपोनेंट को जो बेस कंपोनेंट था इसको बोलेंगे हम लोग, है ना। सपोज करो ये एंगल है, तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को बोलेंगे जो कि एक्स तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे आर एक्स और आई कैप बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स तरफ जा रहा है, क्योंकि ये इधर बन रहा है ना, अभी तो कहीं भी बन सकता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा भाई, एक्स कंपोनेंट है तो ये एक्स के अलोंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स के अलोंग। और इधर वाई के अलोंग जाने वाला कंपोनेंट है तो ये वाई कंपोनेंट कहलाएगा, इसको हम जे कैप से बना देंगे। तो आज से हमें ये पता चला कि भाई ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका आई कैप
और y की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसका j कैप, और x की तरफ जाने वाला उसको हम क्या लिखते हैं, देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिखा, x की तरफ जाने वाले को बेस को क्या लिखा, हाइपोटेनियस, मतलब ये हाइपोटेनियस था, और cos के साथ में एंगल लिखा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है तो मैग्नीट्यूड ही है ना, कुछ भी नहीं लगा रहे तो सिंपल मैग्नीट्यूड ही, तो r cos थीटा, r cos अल्फा आई कैप है ना, इसको थोड़ा सा इधर की साइड में ले आता हूं। देन आपका क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा जे कैप, तो ये क्या रहे आपके, ये रहे आपके कंपोनेंट, ये क्या रहे, सारे के सारे आपके कंपोनेंट रहे। अब देखो ये बताते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आर स्क्वेयर कॉस अल्फा स्क्वेयर, ठीक है, प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। आर कॉमन ले लीजिए, आर क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, तो आर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो क्या बना यहाँ से कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा 1 हो गया, है ना, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो अंदर की साइड में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वेयर बचा, और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आर निकलेगा, ठीक है। तो देखो यही हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया, आर के बराबर, ठीक है, तो रिजल्टेंट के बराबर आ गया समझे। तो ये असल में हमने जो आर लिया था मैग्नीट्यूड, वही आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, देखो आर। तो आज से क्या हो जाएगा कि आज से हम एक नई चीज सीखे कि भाई एंगल पता है तो हम कंपोनेंट निकालते आना चाहिए, और कॉस कंपोनेंट किसको बोला, जिससे एंगल बना रहा है वो हमारा कॉस कंपोनेंट। तो आज से हम क्या देंगे, देखो ये जो आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा है, ये हमारे क्या है, कंपोनेंट से, क्या है, कंपोनेंट से, ठीक है। और ये जो हमारा R है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, क्या है ये, रिजल्टेंट है, जहां पे हम डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर अगर लिखना हो, रिजल्टेंट वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर, तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है तो आर कैप लगा ले, और आर वेक्टर लगा लेना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपोनेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है। आपको एक हमेशा के लिए याद रखने का तरीका बता देता हूं कि सपोज करो ये जो लाइन है ना, ये इस तरफ आई, है ना, ये इस तरफ गिरेगी, तो ये एक्स एक्सिस का अगर हमें बताना है तो ये एक्स एक्सिस जिसके साथ में एंगल बन रहा है वो कॉस का कंपोनेंट होगा, और जिससे परपेंडिकुलर बन रहा है वो क्या हो जाएगा, साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। याद रखने का तरीका है ना, कि ये अगर ये देखो असल में हो क्या रहा है कि आपको जहां जाना है, कहां जाना है, ए पे जाना है, तो डायरेक्टली या तो 50 मीटर चल लीजिए, या फिर आप 30 इधर चल लीजिए, 40 इधर चल लीजिए, तो भी कहां पे, वहीं पे पहुंचेंगे आप। तो पहुंचने के तरीके यहां तो 2 तरीके हो सकता है, तीसरे चौथे पांचवें तरीके अभी एक डिस्कशन, एक नोट पॉइंट बता दूंगा, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जाने के, तो आपको यहां पर क्या करना है कि ये जो आपका जिसके साथ में एंगल बन रहा है, ये इस एंगल के साथ वाला क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा, और इससे जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर एक तरीका तो ये भी था, बट एक तरीका तो ये था कि भाई पहले वो क्या करे, पहले वो इस तरीके से यहां पे चल ले, कहां पे, RY चल ले, है ना, और फिर वो चल ले कितना, फिर वो चल ले RX I के, तो भी तो वहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस केस में सपोज करो ये अल्फा है, तो ये अपोजिट एंगल देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो उसका भी कंपोनेंट देखो ऐसे जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसी एंगल से देख लो, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट वहीं पे उठा के, वेक्टर को उठा के वहां रख दिया बस, और ये वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, बात वही है, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बात वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अभी मैं हटा देता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा आपको।
अब बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है सिंपली कि भाई एक लेंथ दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो जिसके साथ में जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट कॉस के साथ में आएगा। क्या कर देना है, कॉस के साथ में आएगा। कॉस के साथ में कैसे लिखने का तरीका उस कंपोनेंट का कि कॉस लिख दो, वो एंगल भी लिख दो कॉस के साथ में, और जो लेंथ है वो लिख दो, और इससे जो परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो परपेंडिकुलर ये होगा चाहे ये होगा, ये साइन के साथ में आएगा। कॉस और साइन ही चल रहा है, टेन का तो लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो अब आप चाहते तो एंगल कैसे सर, एंगल भी तो निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर आप चाहते तो ये अल्फा अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स। आप एंगल भी यहाँ पे निकाल सकते थे। चलो तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पूरा थ्योरी। तो ये है कंपोनेंट और ये है रिजल्टेंट। तो चलो एक नोट पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट और कंपोनेंट के ऊपर, देन इस जनरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने गार्ड का एग्जाम्पल दिया कि भाई इस गार्ड ने जो शुरुआत में किया था उसका ठीक उल्टा कर रहा था ये, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कैसे जाना है, और जो जाने वाले जो बीच के रास्ते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक नोट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट नंबर 1 है ना, ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, और आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब नहीं पता होता है। आज आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं जहां से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखते हैं। कई बार हम देखते हैं सीधा सीधा जो है ना वो वर्टिकल होता है, ऐसा आड़ा आड़ा क्या होता है हमारा, क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ऐसा नहीं, आपको स्टैंडर्ड तरीके से, किस तरीके से हम लोगों ने किस रेफरेंस से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोला है वो आप आज बता रहा हूं। तो ये जो आर एक्स कंपोनेंट है हमारा, आर एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा एक रेफरेंस एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब मैं बोलूं ग्रेविटी कहां लग रही होगी, सर ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे की साइड में, नीचे की साइड में लगती है ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी ऐसे लगती है। तो ग्रेविटी अगर ऐसे लगती है, अगर मैं बोलूं कि भाई ग्रेविटी का फोर्स कहां लगेगा, तो हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, mg, है ना, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ग्रेविटी का जो इंपैक्ट है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो कहां लगता है, डाउनवर्ड लगता है, इस तरीके से लगता है। तो ये वाली जो एक्सिस है और ये जो ग्रेविटी वाली है, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई ये जो हमारा आर एक्स है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू दी ग्रेविटी है। परपेंडिकुलर ग्रेविटी से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ग्रेविटी क्या था, यहां पे रेफरेंस था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस बोलने के पीछे हमारा जो रेफरेंस था वो ग्रेविटी था। अब अगर हमारे वर्टिकल कंपोनेंट बोलना हो तो वो बोलेंगे अलोंग द ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी, है ना। चलो मैं समझाने के लिए बता देता हूं। सपोज करो ये हमारा एक्सिस है ना, तो ये हमारा अगर मैं देखूं ग्रेविटी का जो असर है वो mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, है ना। तो देखो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, ये एक्सिस क्या है, अलोंग द ग्रेविटी है, और ये एक्सिस क्या है आपकी, ये एक्सिस आपकी कौन सी, एक्स एक्सिस क्या है आपकी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ग्रेविटी से, ये ग्रेविटी से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी होता है, वर्टिकल क्या होता है, अलोंग द ग्रेविटी होता है। तो कई बार क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी गिवन हो जाए, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल गिवन हो जाए। अभी वेक्टर में नहीं आएगा इतना टफ क्वेश्चन, आने वाले फिजिक्स में जब आएगा तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखना। मैं वो सारी चीजें पहले से कवर करवा दूंगा जहां पे आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। चलिए एक नोट पॉइंट और बेहतरीन वाला डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक थ्योरी पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर अगर देखें हम लोग, यहां पर देखें तो एक ओ ले लेता हूं इसको मैं, और ये एक मेरा घर है ना। यहां तक मेरे घर तक पहुंचने का एक रास्ता, सीधा रास्ता यही है, सीधा रास्ता ओ से लगाकर ए है। अब देखो मेरे घर पहुंचने के तरीके अलग अलग है, कई सारे लोग घूम फिर के आते हैं। कैसे आएंगे, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ ताकि पिंक कलर ले लेते हैं ना। एक कोई आएगा घूम फिर के कि सर ऐसे चले, ओ से बी चलेंगे, फिर हम सी चलेंगे, फिर हम सी चलेंगे, या फिर बी से ए पहुंच गए, चलो ठीक है ना। इसको मैं सी बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो तो ओ से बी, बी से सी, और सी वही पॉइंट है हमारा, ए वाला ही पॉइंट है, वहां पहुंच गए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, एक येलो कलर ले लेता हूं। एक तरीका ये है कि सर कुछ थोड़ा ऐसे चलेंगे हम, उसके बाद, है ना, ऐसे चले
और फिर वहाँ से ऐसे पहुँचे, चलो ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे पहुँचे फिर ऐसे पहुँच गए। एक तरीका ये भी है, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, पहुँच गए। और क्या तरीका है? और तरीका ये है सर कि यहाँ से हम पहुँचे, और कौन सा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। और क्या तरीका है कि सर पहले तो हम ऐसे गए, थोड़ा घूमे रहे, है ना, कोचिंग से बंक करते कि नहीं, है ना, की होगी कि नहीं, आपने पता नहीं भाई वो एहसास लिया होगा कि नहीं। हमें कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, स्पेशली केमिस्ट्री, हम कोचिंग ही अटेंड नहीं करते थे, घर से निकलते थे कोचिंग के लिए और बैठते नहीं थे, बट अखरता है बाद में, है ना। ये सब चीज़ें नहीं करने का है, चाहे नहीं समझ में आए बट उस टाइम को यूटिलाइज करना कहीं ना कहीं। चलो, तो ओ से डी ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और फिर यहाँ से के हो गया, और फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे पहुँचे, है ना, एफ जी हो गया, चलो एच ले लेते हैं, इस तरीके से पहुँचे। तो अल्टीमेटली देखिए क्या हो रहा है, चाहे इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, पहुंच कहाँ रहे, अल्टीमेटली हम लोग पहुंच कहाँ पे रहे, ए पे ही पहुंच रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा है ओए जो है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। ओए क्या है हमारा, रिजल्टेंट है। ओए हमारा है रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट पे पहुंचने के, इस रिजल्टेंट पे पहुंचने के, ओए क्या है हमारा, रिजल्टेंट है। यहां पे पहुंचना है, जहां पहुंचना है उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। चलो ठीक है। अब इस रिजल्टेंट पे पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, फर्स्ट तरीका जो है कि ओए तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, ओबी और बीसी, है ना, ओबी वेक्टर चले और फिर बीसी वेक्टर चल ले, है ना, सी ए, ये सारे पॉइंट एक ही है ना। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग पॉइंट बता दिए मैंने। चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सर यहां से ओ से डी चले, डी से ई चले, है ना, ओए पे पहुंचना है तो हम कहाँ चले, ओ से डी चले, ओ से डी चले, देन आपका डी से ई चले। एक ये तरीका भी है, यहां से ही पहुंचा जा सकता है। और क्या तरीका है सर, एक ये तरीका भी, तीसरा भी तरीका है सर कि ओए से अगर हमें पहुंचना है, ओए से पहुंचना है तो ओ से एफ चले, ओ से एफ चले, फिर एफ से जी चले, एफ से जी चल सकते हैं सर, उसके बाद जी से एफ, अच्छा एक ही एक नोटेशन ले लिया, एच आई कर लेते हैं इसको, है ना, आई कर लो। तो जी से आई, जी से आई, देन आई से एच चले। तो ये अलग अलग हो सकते हैं रास्ते। तो असल में सारे के सारे देखो क्या है, ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे जो टुकड़े हैं इनको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। और ये है रिजल्टेंट। ये कौन है, रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। जैसे जस्ट लाइक मेरी बॉडी, मैं कौन हूं, मैं हूं संदीप सर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और हायर स्टडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो ये हो गया मैं एक शख्स। अब ये जो मेरा हाथ है, मेरा दिमाग है, मेरे कान है, मेरे लेग्स है, ये सारे के सारे क्या है, मेरी बॉडी के कंपोनेंट्स है। इनको दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ माई बॉडी, है ना। और इनको जब जोड़ देंगे तो संदीप सर बन जाएंगे आपके सामने। तो वैसा के वैसा ही है ना। जैसे मैंने यात्रा का बताया कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों में अगर यात्रा करोगे तो कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलेगी। तो ये कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट है। अब मेन मुझे क्या नोट पॉइंट बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे एक चीज बताइए कि क्या रिजल्टेंट हमेशा बड़ा होगा कंपोनेंट से या नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है ये हमेशा आपके कंपोनेंट से बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपका क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे कि सर रिजल्टेंट तो हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक वन क्लिक में क्या आता दिमाग में, रिजल्टेंट तो सर कंपोनेंट से तो रिजल्टेंट बड़ा होना चाहिए। संदीप सर की पूरी बॉडी है और पता चले कंपोनेंट कैसे बड़ा हो सकता है ना। तो ये तो बॉडी के हिसाब से आपने सोच लिया है ऐसे एग्जाम्पल से, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो कि, चलो देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये है OA की लेंथ, और आप देखो OF की लेंथ जो है, ये OF भी क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है ना। OF तो क्या है, कंपोनेंट है, बट इसकी लेंथ क्या हो रही है, बड़ी हो जा रही है सर, OA से, रिजल्टेंट से बड़ी हो जा रही है। इसका मतलब है कि आपका कंपोनेंट रिजल्टेंट से बड़ा, कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, कैन बी बिगर देन रिजल्टेंट।
तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कैन बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, क्योंकि भाई आप कहीं इधर उधर से घूम फिर के वहां पे पहुंच रहे हैं, है ना, वहां पे पहुंच रहे हैं, तो कंपोनेंट बड़ा रास्ता मेरे घर तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट ले सकता है, भाई इन्होंने ज्यादा नहीं चला, बट कोई रास्ता भटक गया तो हमें जहां डेस्टिनेशन पे जाना है वो घूम फिर के जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या, जो टुकड़े में हमने रास्ता पूछते गए वहां पे हमने टाइम ले लिया और ज्यादा लंबा चल लिए, तो भाई वही बात हुई ना, कहीं रास्ता भटक गए अगर, तो कंपोनेंट जो आपका है, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट या कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो सकता है रिजल्टेंट के, है ना। तो ये नोट पॉइंट है, क्योंकि एक क्लिक में कई बार स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया। तो बस हमारे इस वाली जर्नी में क्या थे, अभी तक हम लोगों ने क्या है, दो सिंपल से पढ़े कि भाई ये दो कंपोनेंट थे हमारे और ये था हमारा रिजल्टेंट। ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, ये हमारे कंपोनेंट हुए और ये हमारे रिजल्टेंट हुए, है ना। ये सारे के सारे, ये देखो ये क्या है, कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट है। आया समझ में। चलो अब इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ाने से पहले हम रंगीला और रुस्तम ने एक काम सौंपा था उनके पिताजी ने, वो एक डिस्कस कर लेते ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखो, रंगीला और रुस्तम ने, एक ने फोर्स 8 न्यूटन का लगाया, एक ने 6 न्यूटन का लगाया, और ब्लॉक हिला। कितना हिला, ब्लॉक हिला, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूं, 2 मीटर चल दिया। ब्लॉक कितना हिला, 2 मीटर मूव किया। ब्लॉक कितना मूव किया, 2 मीटर मूव किया। किसने फोर्स लगाया, रंगीला और रुस्तम ने। कितना लगाया, 8 न्यूटन इधर से लगाया, 6 न्यूटन इधर से लगाया। अब क्या हुआ, यह काम किसने दिया था, रुस्तम के पापा ने दिया था। किसने दिया था, रुस्तम के पापा ने, हमारे एग्जाम्पल में। तो रुस्तम के पापा आए और रुस्तम के फादर ने बोला, हटो भाई, दोनों हट जाओ। दोनों साइड में बिठा दिया, दोनों को उठा दिया कि हटो, मैं अकेला ही काफी हूं। ये 2 मीटर चलाने के लिए ये 2 मीटर मैं अकेला ही मूव करवा सकता हूं। ये जो आपने बहुत टाइम से रंगीला और रुस्तम ने मस्ती करते 2 मीटर खिसकाना था ब्लॉक, और पूरा घंटा भर कर दिया आपने। एक 8 न्यूटन इधर से लगा रहा है, ऊपर से बैठ के 6 न्यूटन लगा रहा है, और खिसकाया कितना, 2 मीटर। तो रुस्तम के पापा आए और बोला कि मैं खुद इसका, अब रुस्तम के पापा ने पूरा एनालिसिस किया कि भाई मैं कहाँ से लगाऊं कि ये 2 मीटर पहुंच जाए, कहां से लगाऊं कि 2 मीटर पहुंच जाए। अकेला फोर्स लगेगा तो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। अब इनको चैलेंज था कि भाई मेरे को किधर से लगाना है, किस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं कि 2 मीटर चल जाऊं और इफेक्ट उतना ही आए जैसा इन दोनों की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था। मैं सिंगल इस ब्लॉक को खिसकाऊंगा तो वही इफेक्ट आना चाहिए। तो भैया रुस्तम के डैड भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको 6 ऐसे बनाया, है ना, 6 न्यूटन इधर बनाया, 8 न्यूटन इधर बनाया, है ना, आगे बढ़ा दिया। मतलब वेक्टर में तो कहीं पर भी हम खिसका सकते हैं ना, बस एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो। और ये रहा रिजल्टेंट, ऐसे गए और ये मिल गया हमारा रिजल्टेंट। अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। एरो इधर फिर एरो, तो अपोजिट वाला हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। क्या मिलता है, रिजल्टेंट। यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पहुंच गए, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इनको भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती थी, तो इनने क्या सोचा कि चलो मैग्नीट्यूड तो कितना फोर्स लगाना है मुझे वो देखूं, कितना मुझे फोर्स लगाना है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये बेस हो गया परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे 64 36 100, मतलब ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन। दूसरा कि भाई अब डायरेक्शन है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ी मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, किस डायरेक्शन में लगाना है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बात देखें कि कितने एंगल है, ये कितना एंगल बन रहा है, इसको बोल दिया थीटा। तो भाई थीटा अगर देखें तो tan थीटा अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/8, तो 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब 3/4, और 3/4 इज नथिंग बट 37 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू 3/4 क्या होता है, 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री लगाना है आपको। अब देखो इन्होंने 37 डिग्री कहां पे एज्यूम किया कि ये था हमारा, देखना 37 डिग्री, इसका मतलब ये आगे लाइन बढ़ा दो और ये फोर्स की भी आगे बढ़ा दो। इसका मतलब ये जो 8 वाली लाइन है इससे एंगल बन रहा है, चाहे ये एंगल बना दो चाहे ये बना दो। तो देखो
इन्होंने देखा कि भाई ये जो 8 न्यूटन लग रहा था, 8 न्यूटन वाले को डेज 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 बना दिया, इस लाइन को आगे आगे, और यहां से आपको है ना ये डेज डेज पैरेलल लाइन कहीं पे बना सकते। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और ये एंगल 37 लगा देता हूं, है ना। एक रेफरेंस लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का इस बॉक्स पे फोर्स लगा देता हूं, तो वही इफेक्ट आएगा, वही 2 मीटर मूव करेगा जो रंगीला और रुस्तम अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे थे। इसका मतलब क्या था कि इन दोनों का काम इनके पिताजी ने अकेले कर दिया, और किस समझदारी से कर दिया, जहां पर उनको मैग्नीट्यूड का सही और डायरेक्शन का सही अंदाजा हो गया, तो उन्होंने एक ही फोर्स से काम हो गया। यहां 2 फोर्स मिलके वही 2 मीटर चला रहे थे, यहां एक फोर्स मिलके यही 2 मीटर चला रहा है, तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया या रिजल्टेंट हो गया, और ये इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ब्लॉक है, तो यहां पर आने वाले टाइम में एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक 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 इधर लग रहा होगा, कहीं पर भी मल्टीपल, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस लगाए जा सकते हैं। तो अभी तो मैंने इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 फोर्स से दिया, और आपने क्या किया, बड़ी आसानी से एक ट्रायंगल बना दिया। बट क्या यहां पर ट्रायंगल बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो 2 से ज्यादा 3 वेक्टर, देखो 2 वेक्टर हुए तो हमने बड़ी आसानी से बनाया और रिजल्टेंट बना दिया, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यही चीज हम ट्रायंगल लॉ में पढ़ते हैं, यही चीज कहां पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ में। तब मुझे बताओ, अगर 2 से ज्यादा बहुत सारे फोर्सेस आ गए, 2 से ज्यादा 3, 4, 5 अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे होंगे, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी नेट फोर्स निकालने में। तब तो आसानी से ये ट्रायंगल लॉ, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाएंगे ना। इसीलिए हमने ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप जो पढ़ा है, वो इसीलिए ही पढ़ा है। हम क्या करेंगे, इन सारे फोर्सेस को इन तीनों डायरेक्शन में जहां जहां लग रहे होंगे, उन डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे। उन डायरेक्शन में क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर। 3 एक्सिस से सारी चीज डिफाइन की जा सकती है ना। और वैसे भी ये सारे फोर्सेस हमारे 2D में लगेंगे, तो मेनली आपको आई कैप और जे कैप में ही क्या करना है, ज्यादातर चीजों को लगाना है। और वो कैसे लगाना है, कैसे करना है, इतने सारे फोर्सेस को किस तरीके से हम डील करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मजा आया इस लेक्चर में? तो बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने पूरा का पूरा इसको डील किया है कि भाई यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है असल में, कैसे गार्ड ने जो 2 टुकड़े से ले जा रहा था और फिर नेट पे पहुंचा रहा था। अब गार्ड ने क्वेश्चन पूछा कि नेट देता हूं, अब आप आओ कंपोनेंट तय करके, रिजल्टेंट देता हूं, कंपोनेंट निकालिए। आपने बड़ी आसानी से कंपोनेंट निकाला और एक स्टैंडर्ड पैमाना बना दिया कि भाई एंगल के साथ वाला जो है, एंगल के साथ वाला जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो हमारा कॉस कंपोनेंट रहेगा, उससे जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। यह आपने बना दिया, और रिजल्टेंट और कंपोनेंट का बहुत अच्छे से इस तरीके से ये आपने पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड वाइज सारा का सारा लिखा, ठीक है। और उसके साथ में आपने ये सारे एक नोट पॉइंट ये देखा हम लोग ग्रेविटी वाला, और दूसरा नोट पॉइंट ये कि भैया जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट हमेशा कंपोनेंट से बड़ा हो, कभी कभी कंपोनेंट हमारा रिजल्टेंट से बड़ा हो सकता है, ये भी एक नोट पॉइंट है। तीसरा है कि 2 लोग जो काम कर रहे थे ब्लॉक को, अगर वही सेम इफेक्ट किसी रिजल्टेंट से हो जाए तो भी वही काम होता है। बस आपको सही डायरेक्शन में और कितना फोर्स लगाना ये पता होना चाहिए, है ना। बट ये तो इजी था, अगर कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, है ना। तो मजा आया। तो इस तरीके से अब देखो टफ बिल्कुल नहीं लगा, बहुत बहुत बिल्कुल बेसिक से बहुत ही मैं क्या करता है रेशनलाइज करके चीजें बता रहा हूं आपको, बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ के, ताकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला जो भूत है ना ये तुरंत उतर जाए, आप बहुत आसानी से वेक्टर सीखे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये बहुत जरूरी है ना। इसके कंपोनेंट जो अगला लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्चुअल फिजिक्स में तो क्या होगा, बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे ना भाई, कहीं ब्रिज बन रहा है तो उस ब्रिज पे कोई 2 ही थोड़ी फोर्स लगेंगे, मल्टीपल फोर्स लग जाएंगे ना, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है वो अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहां पे कोर्स एक्सप्लोर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, नीडी स्टूडेंट को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट जिनको कहीं फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है ढंग से, तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वो उनको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।